नमस्ते। अभी देखो कितने दिन हम लोगों को हाउस अरेस्ट में रहना है। वी हैव टू कोऑपरेट। हाँ। अब अपने इतने इतना ही सुन रहे होगे टीवी पे डिस्कशंस में आपस में कि मेरे बोलने की कोई बात ही नहीं है। बस तुम्हारे साथ मैं भी पेशेंस रखे हुए हूँ एंड वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बी ओवर इन ए गुड वे। लास्ट डे का जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप में से किसी को कुछ कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चंस में तो आप मेरे से पूछ लेना। रिस्पॉन्स काफ़ी सारे आए हैं एंड मैं पिक कर रहा हूँ उनमें से रिस्पॉन्स, वो सारे रिस्पॉन्स जो मुझे वैलिड लगे हैं। अच्छा है, बट थोड़ा ये लगा कि और लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई या उन्होंने होल हार्टेडली मतलब सारे सेंटेंस को एनालाइज नहीं किया। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास अभी जैसे एक एक से एक क्वेश्चन में 5 सेंटेंस थे और 5 सेंटेंसेज में से किसी एक में कोई मिस्टेक था। हमने मिस्टेक देख लिया, हमको मिस्टेक समझ में आ गया। अब हमें लगा कि नाउ इस क्वेश्चन का मेरा काम हो गया। बट इफ यू आर अ गुड लर्नर, तुम्हें बाकी सेंटेंसेज को जब पढ़ोगे तो उसमें से वो कोई पर्टिकुलर वर्ड सही कैसे है या उसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन तो मन में आता होगा ना। वो आपके कंसेप्ट को थोड़ा मजबूत करेगा। इसीलिए आई होप कि आप सिर्फ आंसर्स को मत देखो। ये आंसर्स आपके कंसेप्ट के टेस्ट का एक जरिया है कि आपके पास कंसेप्ट्स कितने स्ट्रांग आपके पास बने हुए हैं। सो आप एनालाइज करो बाकी क्वेश्चंस को भी, जो सेंटेंसेस सही भी हैं उनको एनालाइज करो। कंफ्यूजन आए, आई एम हियर टू आंसर। चलो कुछ डिस्कशन लेते हैं। आप में से सुमित ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2 के ए में 3 verbs हैं। उन्होंने 2 का ए देखा और उन्होंने उनको 3 verb दिखाई पड़े। आई एक वर्ब वाज प्लीज्ड, दूसरा वर्ब तो चूंकि इन्फिनिटिव है, दूसरा वर्ब उनको दिखाई पड़ा हैड हेल्ड एंड तीसरा वर्ब उनको दिखाई पड़ा हैड गिवन। अब 3 फिनाइट वर्ब्स आपके पास सेंटेंस में हैं, तो नेचुरली देयर शुड बी 2 कंजंक्शंस। और यही सुमित का क्वेश्चन है कि अगर आपके सेंटेंस में 3 वर्ब है तो व्हाई नॉट कंजंक्शन इज विजिबल। कंजंक्शन क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां पे। सुमित आप और आप में से सब लोग, पर्टिकुलरली सुमित को मैं बोल रहा हूं चूंकि उनका ये क्वेश्चन था। आपको याद होगा कि मैंने एक कंसेप्ट आपको दिया था कि अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको डालना था और उस ऑब्जेक्ट के लिए भी एक आपको और वर्ब लगाना है, उस ऑब्जेक्ट के को भी एक सब्जेक्ट की तरह यूज करना है, तो आपके पास उसका 2 तरीका होगा। जैसे एक एग्जांपल है, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। अब आई सब्जेक्ट, बॉट वर्ब और अ पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब पेन के लिए मैं एक वर्ब लगाना है जो कि मैं लगा नहीं सकता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। अब इसका 2 तरीका है, आई बॉट अ पेन, उसके बाद इस पेन के लिए मैं विच लगाऊं, विच इज नाइस, और इस इज का सब्जेक्ट माना जाएगा पेन नहीं विच। वो विच चूंकि पेन के लिए आया हुआ है, दैट इज वाई वो काम तो वही मीनिंग दे रहा है, लेकिन आपके पास विच कंजंक्शन का भी काम कर गया और इज के सब्जेक्ट का भी काम कर गया। एक सेकंड तरीका होता है, जब हम इस पेन को आपके सब्जेक्ट और वर्ब के पहले रख दें और मैं सेंटेंस उससे शुरू करूं, द पेन विच या दैट आई बॉट इज नाइस। 2 तरीका है। अब आपके पास अगर आपके आई बॉट का ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आई बॉट के पहले आया हुआ है और उसके बाद विच या दैट लगा के आपने सेंटेंस बनाया, द पेन विच आई बॉट इज नाइस, तो ग्रामर का रूल ये बोलता है कि आप इस विच और दैट को नहीं भी लिख सकते हो, वो चलेगा।
आप ऐसे भी बोल सकते हो, द पेन आई बॉट इज नाइस। अब अगर इस थियरी को आप वहां पे देखो और मैं जैसे सेंटेंस पढ़ रहा हूं, आप उस सेंटेंस को देखना। आई वॉज प्लीज टू थिंक दैट यहां पे छुपा हुआ है, और दैट एक कॉम्प्रोमाइजेबल है। दैट लिखो नहीं लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता। आई वॉज प्लीज टू थिंक दैट, दैट को कॉम्प्रोमाइजेबल है, उसको आप नहीं भी लिख सकते तो चलेगा। दैट ही हैड हेल्ड ऑन द मनी आई हैड गिवन हिम, और हैड गिवन का जो ऑब्जेक्ट है वो मनी है, और मनी के बाद विच या दैट छुपा हुआ है। सो एक्चुअली इस सेंटेंस में दो कंजंक्शन थे, एक तो दैट था की वाला, और एक विच और दैट वाला था। और विच और दैट को भी हम नहीं लिख सकते हैं, और दैट वाला की भी हम नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए वो दोनों कंजंक्शन हैं, बट चूंकि उनको ओमिट करने का ग्रामर ने रूल दिया हुआ है, स्कोप दिया हुआ है, इसलिए वो ओमिट किए हुए हैं तुम्हारा 2 का ए पार्ट में। 2 के ही सी में अमित मौर्य ने पूछा है कि एक दैट लगा हुआ है कंजंक्शन, according to the agreement reached at WTO, commitment made by all the 2 में, 2 के सी में, this so please Noel that एक लगा हुआ है, he advanced my wages to $1.50 a week। अमित मौर्य एक गलती आपने कर दी, आपने दैट देखा, आपको एडवांस्ड वर्ब दिखाई पड़ा, लेकिन आपने प्लीज्ड को एज अ वर्ब नहीं लिया। दैट लगा हुआ था तो देयर वर 2 वर्ब्स इन द सेंटेंसेस, एक प्लीज्ड और एक एडवांस्ड। 3 में अमित मौर्य ने अगेन पूछा है कि क्लोज, यहां पे 3 के बी में क्लोज क्या है। 3 के बी में क्लोज क्या है? पास्ट क्लोज बिसाइड देम, और वो क्लोज वहां पे एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है। क्लोज एडजेक्टिव भी है, जैसे ही केम क्लोज, यहां केम के बाद जो क्लोज लगा हुआ है वो क्लोजली हम यहां नहीं लिख सकते हैं। सो क्लोज आपका एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और आपके पास्ट के बाद चूंकि वो क्लोज रखा हुआ है, सो दैट क्लोज इज एडवर्ब। आपके 3 के सी में ही देर आर 2 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम अजीत ठाकुर। अजीत ठाकुर ने कहा कि हम लोग एंड के बाद इलिमिनेट को इलिमिनेटेड क्यों नहीं कर सकते। अजीत आप ध्यान दो, आपने एंड के बाद वाले इलिमिनेट को वाज मेड से इक्वल किया, जबकि वाज मेड के बाद भी एक टू भी वन लिखा हुआ है, टू कीप इंपोर्ट टैरिफ्स लो एंड इलिमिनेट, वो टू के साथ 2 भी वन जुड़े हुए हैं, टू कीप एंड टू इलिमिनेट, इसलिए हम उसको इलिमिनेटेड नहीं कर सकते। 3 के सी में ही नर्सिंग ने पूछा है कि एट वहां क्यों लगा हुआ है रीच्ड के बाद। नर्सिंग, रीच्ड का मतलब होता है किसी जगह पे पहुंचना, और रीच एट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी कंक्लूजन पे आना, कोई कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, एग्रीमेंट करना किसी से। और ये चूंकि वहां फ्रेजल वर्ब है, वो रीच के बाद बिना एट लगाए वो मीनिंग नहीं जाएगा। 4 में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे सुमित ने पूछा है, अमित मौर्य ने पूछा है, अजीत ठाकुर ने पूछा है, एंड अभिषेक ने भी पूछा है कि ये ओनली को हम ही के पहले क्यों रख सकते। 4 के बी में ही ओनली लिखा हुआ है। देखो, ओनली को आप जिस नाउन के लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसके आप पहले भी लिख सकते हो, ओनली राम केम इन द पार्टी एंड राम ओनली केम इन द पार्टी, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो आपको ओनली उसके पहले भी रखो तो भी सही है, बाद में भी रखो तो भी सही है।
अभिषेक ने ये बोला कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल के पहले ओनली लिख के क्यों रख सकते हैं। अभिषेक आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने रिस्पॉन्स के पहले ओनली डाला तो वो ओनली एडवर्ब की तरह रिस्पॉन्सिबल को क्वालिफाई करने लगेगा। ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, और ये तो उल्टा हो जाएगा ना, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल है। जरा सोचना कि ओनली को ही के साथ जोड़ना था ना, तो आप ओनली को या तो ही के पहले रख सकते हो या ही के बाद रख सकते हो, रिस्पॉन्सिबल के पहले रख सकते हैं। अभिषेक बाय द वे आपने जो भी अटेम्प्ट किया था इट वाज क्वाइट नाइस, बहुत ही अच्छा माना जाएगा जो आपने अपना रिजल्ट बताया था मेरे को। चलिए 6 नंबर में देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस। ए में देयर आर 2 क्वेश्चंस। सुमित ने कहा कि कंट्रोल्स के जगह पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। सुमित देखो, ये मेरे को दिखाई भी पड़ा था, और वहां पे आप इस एंड के बाद वाले वर्ब को दोनों से जोड़ सकते हो। अगर 6 के ए में देखो आप कि पोटेशियम, द पोटेशियम फाउंड इन पोटैटोज इज सेड टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल हार्ट प्रॉब्लम्स, तो वो टू रिड्यूस के साथ आप कंट्रोल को जोड़ सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो द पोटेशियम कंट्रोल्स हार्ट प्रॉब्लम्स। सो कंट्रोल्स को कंट्रोल भी करो तो भी वो मीनिंगफुल रहेगा, एंड अगर कंट्रोल्स भी करो तो भी वो मीनिंगफुल है सुमित। इसीलिए उसको एरर में नहीं डाला जा सकता है। अभिषेक ने पूछा है कि पोटेशियम 6 के ए में ही कि पोटेशियम इज फाउंड क्यों नहीं कर सकते। देखो अभिषेक, एक छोटी सी चीज जो बार बार हम लोगों से मिस कर जाती है, फाउंड V2 भी है और V3 भी है। अगर आप V2 लेते हो तो एक फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, पास्ट बताएगा। अगर आप V3 लेते हो तो ये पार्टिसिपल होगा, जो विच इज के साथ वाले में विच और इज वहां छुपाया हुआ है। अब अगर आप इज फाउंड कर दो तो उसके 2 वर्ड के बाद, इन पोटैटोज के बाद फिर इज सेट लग गया, तो अभिषेक 2 वर्ब हो जाएंगे और आपको बिना कंजंक्शन लगाए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। विच इज फाउंड या तो लिखो, और नहीं तो विच इज को हटा के सीधे फाउंड लिखो, और वहां पे फाउंड V2 नहीं है, V3 है। आई होप अभिषेक वो क्लियर हो गया होगा। सी में अमित मौर्य ने बोला कि ऑरेंज जूस के बाद हैज क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। अमित मौर्य देखो, एक चीज आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, और ये दिखा रहा है कि आपका वो जो कंपैरेटिव डिग्री का वो जो इक्वल करने वाला कंपैरेटिव और पॉजिटिव में जो सेंस है वो काफी शार्प अभी है। लेकिन अमित, इस रूल को हार्ड एंड फास्ट हम लोगों को प्रोनाउन में अप्लाई करना चाहिए। आई रहेगा तो उसके साथ ऑब्जेक्ट वर्ब लगाना पड़ेगा, अगर वो मी रहा तो वर्ब नहीं लगाना है। चूंकि आई और मी में प्रोनाउन में कंफ्यूजन होता है कि हम ही डालें कि हिम डालें, इसीलिए ये रूल कि अगर वो जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उसके बाद वर्ब आया हुआ है तो यहां भी देन के बाद वाले सब्जेक्ट के बाद वर्ब डाल रहे हैं, इसको तुम प्रोनाउन में एरर ले सकते हो। नाउन में अगर नहीं भी है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो चलेगा। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपके पास हैज नहीं भी है तो वो ग्रामेटिकली क्वाइट एक्सेप्टेबल है, प्रोनाउन में नहीं होता। किसी ने, नर्सिंग ने कहा कि दैट ऑफ, नर्सिंग थोड़ा ध्यान देना, अगर आपने डिग्री पढ़ा हो तो हमेशा हमेशा दैट ऑफ नहीं लगता है। अगर वो सब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जा रहा है तो सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब लगा हुआ है तो हमें यहां भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। अगर नाउन उस सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है उसके पहले अगर कोई नाउन प्लस ऑफ लगा है ना, तब दैट ऑफ लगाना पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, दैट ऑफ पटना, ऐसे करना होगा, हैदराबाद और पटना में और दैट ऑफ में। सो हर जगह दैट ऑफ नहीं लगता। 8 में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन, और सूरज कुमार, आई वुड अप्रिशिएट कि मैंने जिसको ध्यान दिया था बट मैंने इग्नोर किया, तुमने उसको पॉइंट आउट किया है। सूरज, मैं शाबाशी दूंगा तुमको, बहुत ही
अच्छा, तुम्हारे पास सेंस है। सूरज ने कहा और वो कंफर्म्ड एरर है, देयर इज नो डाउट। सूरज ने 8 के सी में कहा कि दिस वाज वन पॉइंट एट विच वी टचड। सूरज ने कहा कि एट के जगह पे अपॉन लगेगा, क्योंकि वो जो एट है ना, वो टच के साथ लगा हुआ है, और टच के साथ ऑन या अपॉन लगाने के बाद उसका मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन। इसलिए उस एट को ऑन या अपॉन करना पड़ेगा, टच ऑन या टच अपॉन। एंड सूरज, मार्वेलस आई शुड से फॉर यू। एरर है, नो डाउट इज देयर। एंड उसके बाद 8 के बी में सुमित ने, अजीत ठाकुर ने, काफी सारे लोगों ने यह पूछा कि आपके नॉलेज के पहले हमें कोई आर्टिकल क्यों नहीं लगा सकते। किसी ने कहा कि ए लगाना है, किसी ने कहा कि द लगाना है। देखो, ए तो नहीं लगेगा, क्योंकि नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ए तो लगेगा नहीं। और द लगाने का मतलब कि आप उसको पर्टिकुलराइज कर रहे हो, द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो फिर अगर आप यहां पे द लगाओगे पर्टिकुलराइज करके, तो रीजनल लैंग्वेज के पहले भी आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं लगा हुआ है आर्टिकल, लैंग्वेज के पहले भी आना चाहिए था। सो इन दैट सेंस, अगर इसको वैसे बनाना पड़ेगा, द नॉलेज ऑफ एनी रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज के पहले तो आर्टिकल लगना ही चाहिए था। इस सेंटेंस में एक्चुअली सही से बोलो तो द तो नहीं लगाया, मतलब द लगाना प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसे हम रख सकते हैं। अगर ये आप लोगों ने कहा कि बिना आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं होता, फाइन, आपने सही बोला, बट वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अप्लाई बेसिकली नहीं होता है। हम उसको बिना आर्टिकल के भी लगा सकते हैं। पर्टिकुलराइज करना हो तो द लगाना होगा। यहां चूंकि पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा है, इसलिए हमें द लगाने की जरूरत नहीं है, ए तो लग नहीं सकता। इस सेंटेंस में लैंग्वेज के पहले, रीजनल लैंग्वेज के पहले ए या ए नहीं लगना चाहिए था, वो एक एरर था। 9 नंबर में नरसिंह ने कहा 9 के बी में कि अंतिम वाला वर्ड जो देम है उसको हम इट कर दें। नहीं नरसिंह, वो ध्यान रखना प्रोनाउन में कि वो सेक्रेट्स के लिए लगा हुआ है, सिगरेट्स के लगा हुआ है। सिगरेट्स चूंकि पूरा प्लुरल है, इसलिए देम के जगह पे इट नहीं किया जा सकता, मिस्टेक हो जाएगा। एंड 12 में अजीत ठाकुर ने ए में पूछा है कि सब्जेक्ट कौन है, दैट इज 6 करोड़ पीपल, 6 करोड़ पर्सन्स। एंड नरसिंह ने ही सी में पूछा है कि बहुत ज्यादा एंड का इस्तेमाल हुआ है 12 के ही, जैसे लिखा हुआ है 12 में, विथ अ स्नॉट एंड अ नी एंड अ विस्क। नरसिंह देखो, एंड राम एंड श्याम एंड मोहन, कोई गलती नहीं होती है। हम उस वर्ड के रिपीटिशन से बचने के लिए हम पहले वाले एंड के जगह पे कॉमा लगा लेते हैं, लेकिन अगर एंड भी लिखे ना तो वो गलती नहीं मानी जाती है, एक्सेसिव नहीं होता। रिपीटिशन से बचने के लिए हम कॉमा के जगह पे, एंड के जगह पे कॉमा लगाते हैं, लेकिन अगर लगा हुआ भी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का, आपके सारे कंफ्यूजन का जवाब मिल गया होगा। अब आज का जो आपका असाइनमेंट है, मैं उसका आंसर दे रहा हूं, आप पहले बना लेना, उसके बाद आप अपने असाइनमेंट को से आंसर मैच कर लेना। देखो, फर्स्ट वाले में वो ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ क्लोज टेस्ट, जिसमें ब्लैंक स्पेस के पास एक वर्ड को डाल दिया है और 5वें नंबर में नो करेक्शन रिक्वायर्ड रख दिया है, मतलब वो जो बोल्ड वाला वर्ड है वो सही है। पहले वाले में 5 क्लोजेस कर दिया हुआ था, और उसमें जो 5वां नंबर ऑप्शन है दैट इज द बोल्ड वर्ड। अब आप बनाओगे, उसके बाद मैच करना। 1 का सी है 3rd नंबर, 2 का डी है 4th नंबर,
3 का ई है फिफ्थ नंबर, 4 का बी है सेकंड नंबर, एंड फिफ्थ का डी है चौथा। मुझे लगता है कि 1 नंबर इज क्वाइट इजी, क्योंकि डिफाइन ही करेंगे कि हु अ विसल ब्लोअर इज। विसल ब्लोअर होता है ना, जो गवर्नमेंट के क्रियाकलाप में से कहीं कोई करप्ट एक्टिविटी है उसको पॉइंट आउट करता है, लोगों के सामने लाता है, तो उसको डिफाइन ही किया जाएगा कि आखिर विसल ब्लोअर कौन होता है। और यहां एक ध्यान रखना, सिग्निफिकेंटली एक वर्ड दिया हुआ है, इसका कनेक्शन आगे के एक ब्लैंक स्पेस से मिलेगा। सो 1 इज नॉट अ प्रॉब्लम। 2 नंबर में आप ध्यान दो तो ए और बी का जो वर्ब का फॉर्म है वो सिंगुलर में दिया हुआ है, अनफोल्ड्स एंड एक्सपोजेज, जबकि बूस्ट आपके पास क्वेश्चन में, एंड इन्फॉर्म एंड एक्सपोज तीनों पुलर में दिया हुआ V1, और हु जो लगा हुआ है ऑफिशियल्स के लिए लगा हुआ है, तो पुलर तो होगा ही। सो आपके पास और वो क्वेश्चन बहुत आराम से है, क्योंकि विसल ब्लोअर है तो वो तो एक्सपोज ही करेगा। हाँ, 3rd नंबर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसी के लिए मैंने बोला है कि आप सिग्निफिकेंटली को ध्यान देना। जो विसल ब्लोअर का डेफिनेशन है कि विसल ब्लोअर किसको माना जाता है, उसको उसने सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है, बहुत ज्यादा उसका एरिया उसने एक्सपेंड कर दिया है। दैट इज वाई यहां पे रेडिकल होगा। रेडिकल मतलब बहुत अधिक होता है ना, रेडिकल उसी के चलते होगा। 4 नंबर बहुत आसान है। हाँ, 5th नंबर में कंफ्यूजन है कि इंपावर्ड, इनेबल्ड और गारंटीड, तीनों में से कोई एक है। चूंकि ये कानून की बात हो रही है, कानून के थ्रू हो रहा है, सो ये इंपावर ही वर्ड जाएगा। इनेबल किसी काम में सक्षम बनाना, वो वहां पे मीनिंग वाइज जा रहा है, बट चूंकि ये फॉर्मल राइटिंग है कि विसिल ब्लोअर कौन होता है और कानून की बात हो रही है, इसलिए कानून ने ये अधिकार दिया है, दैट इज वाई इट शुड बी एम्पावर्ड। आज मैंने 5 इंप्रूवमेंट दिए हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंप्रूवमेंट मांग रहे थे, और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। अब देखो, एक चीज ध्यान देना, इंप्रूवमेंट को बनाने के लिए चूंकि आपके पास ये खोजना नहीं है कि एरर कहां है, एक जगह पे बोल्ड करके अंडरलाइन करके उसने दिखा दिया है कि एरर कहां पे है। अगर एरर है तो कहां पे नहीं भी हो सकता है। अब अगर आप उस पार्ट को, जो बोल्ड पार्ट है, अगर उसको, सबसे पहला काम तो यह करना चाहिए कि ऑप्शंस को कंपेयर कर लो, बोल्ड प्लस ABCD। अगर 4 ऑप्शन है तो बोल्ड प्लस ABC। इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि चेंजेज कहां कहां किया हुआ है, किस पार्ट को आपको ध्यान देना होता है। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन में देखूं तो वेदर दिस रेलिक ऑफ, उसको अगर तुम कंपेयर करो तो वेदर दिस रेलिक 3 में दिया हुआ है, बोल्ड में, C में और D में, जबकि A और B में दिस इज लगा दिया है। अब अगर आप ध्यान दो तो दिस इज, दिस के बाद वर्ब डाल दिया है, जबकि C और D में वर्ब नहीं है और न ही बोल्ड में वर्ब है। अब अगर आप इसको देखो कि वहां पे इज होगा कि नहीं होगा, तो या तो 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, A और B में से, और नहीं तो आपके दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मुझसे चूंकि भर को टारगेट करना है तो हमें कंजंक्शन देखना होगा, हमें आगे में कोई और वर्ब है कि नहीं वो देखना होगा, और आगे में शुड बी रिटेन्ड लिखा हुआ है। आपके पास इज के बाद एक और वर्ब लगा हुआ है, तो नाउ अब 2 वर्ब हो गए यहां पे, तो इन दोनों के बीच में कंजंक्शन चाहिए था, और अब ध्यान दो तो कंजंक्शन नहीं है। सबसे पहला काम कि A और B को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बाकी बचा कि दिस रेलिक ऑफ वेदर के साथ तीनों में है। अब इन वर्ड्स को छोड़ दो, ये पढ़ के भी आपको कुछ नहीं करे हेल्प मिलेगा, वेदर के साथ तीनों में है। अब आप एक में वंडर, एक में वंडरिंग, 2 में वंडरिंग, और अगर आप
वंडर या वंडरिंग को देखो तो आप ध्यान देना कि वंडर भी वन है, एक वर्ब हो गया, जबकि वंडरिंग वर्ब नहीं है, पार्टिसिपल हो जाएगा। उसके पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास एक और वर्ब लगा हुआ है, हैज कम, और एक दिया हुआ है शुड बी रिटेन्ड, जो अंतिम में दिया हुआ है। डन। अब ये दो वर्ब के लिए एक कंजंक्शन तुम्हारे पास वेदर लग गया। अब अगर आप यहां पे वंडर डाल दो तो तीन वर्ब हो जाते हैं। देयर शुड हैव बीन टू कंजंक्शंस, और कंजंक्शन के नाम पे यहां पे एक ही है। सो अब यहां से वंडर हटाओ। ध्यान देना, एक्सक्लूसिवली विद द हेल्प ऑफ ग्रामर तुम्हें बनाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ग्रामर के हैं, टफ नेचर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद अब आप सी और डी को कंपेयर करो। अब एज लगाया है और एक में विथ डाला है, और आपको याद हो कि एज को एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है अगर वो लाइक के सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ तो। एज का मतलब व्हेन भी होता है और एज का मतलब बिकॉज भी होता है। और अगर आप यहां पे एज को कंजंक्शन के तौर पे ले लो, ध्यान देना, तो अब आपके पास तीन वर्ब की जरूरत पड़ जाती, और वंडर को यहां पे आना चाहिए था। अब वहां पे जहां पे वंडर होना चाहिए था उसने वहां पे वंडरिंग कर दिया। तो अब अगर मैं डी आंसर लूं तो देयर आर थ्री वर्ब, देयर आर टू वर्ब्स एंड टू कंजंक्शंस। एक और एरर हो गया। अब अगर डी को सही करना होता तो वंडरिंग की जगह पे वंडर करना पड़ता। दैट इज वाई आंसर इज सी। आई होप कि देखो ये अप्रोच समझना कि मैंने क्वेश्चंस को कैसे बनाया है, एकदम प्योरली ग्रामर के एप्लीकेशन को अप्रोच मार के। मैं इन चार क्वेश्चंस का अभी आपसे छोड़ रहा हूं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि लेंदी भी हो जाएगा, और आप पहले बना लो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर along with their explanations in the next class I'll provide. Thank you for being with me. Keep yourself safe and safeguard yourself. Thank you for being with me. So nice of you. Namaste.